Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the lesson भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं शासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं गवर्नेंस। देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा। ये संविधान सभा क्या है? संविधान सभा उस समय बनी थी 1946 में, जब इसको संविधान, देश का संविधान बनाने का काम सौंपा गया था, क्योंकि उस समय देश आज़ादी के बिल्कुल करीब था। ये बात है 1946 की। उस समय संविधान सभा एक बनी थी। उसका काम क्या था? एक संविधान, देश के लिए एक संविधान का खाका तैयार करना। तो जो ये संविधान सभा बनी थी, एक कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। ध्यान रखना है, 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ये संविधान सभा बनी थी। और इसका चुनाव कैसे हुआ था? डायरेक्ट लोगों ने इसको, जैसे आज के डेट में डायरेक्ट चुनाव होते हैं कि हर आदमी जाके वोट देता है, ऐसा नहीं था कि वो संविधान सभा बनाने के लिए सभी ने डायरेक्ट वोट दिया था। ये जो निचली सदन यानी विधानसभा जो उस समय की थी, उनके सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। तो इसको हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट रूप से संविधान सभा चुनी गई थी। ये हमारा प्रश्न आता है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो डायरेक्ट रूप से चुनी गई थी यानी लोगों के द्वारा, या इनडायरेक्ट रूप से? तो इनडायरेक्ट तरीके से उसका चुनाव किया गया था। और इसकी जो संविधान सभा की बैठक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने, जो उस समय की मुस्लिम लीग थी, जिसके कारण से आज देश का विभाजन होने के बाद में पाकिस्तान एक नया देश बना है, तो उस समय की जो मुस्लिम लीग थी, उसने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, यानी कि वो बैठक में हिस्सा नहीं ली थी मुस्लिम लीग ने। ये पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर उसके बाद में है 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रश्न है कि जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी परमानेंट जो अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। फिर आता है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, यह था 19 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर के, यानी 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। ये डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रारूप समिति उसकी बात की जा रही है। 29 अगस्त 1947 को कुल संख्या 7 थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि BN राव कौन थे? तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान हमारा जो बना था उसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये याद रखने की बात है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, N माधवराव,
BL मिश्र के जगह पर ये नियुक्त हुए थे। और उसके बाद में DP खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद में T कृष्णम आचार्य को सदस्य बनाया गया था। इस तरीके से जो अंबेडकर की जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अंदर ये सदस्य हैं। ये अंबेडकर की जो समिति थी उसके तहत इतने लोग थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद में इसे पारित घोषित किया गया। 26 नवंबर को वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इस पर 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद में फाइनली संविधान सभा पारित घोषित किया गया था, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखते हैं अब संविधान सभा की समितियां। संविधान बनाने के लिए समितियां क्या हैं? तमाम सारे समितियां बनाई गई कि ऐसा नहीं कि एक संविधान बनाने के लिए केवल एक ही समिति ने कुछ पूरा कर दिया था काम। उसके लिए तमाम सारे समितियां थी। जैसे संचालन समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके लिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से ये समितियां बनाई गई थी, इनको हमें याद रखना है। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। अंतरिम मंत्रिमंडल, इसका मतलब ये है कि उस समय जो टेम्पोररी एक कैबिनेट बना था, जब देश की आज़ादी से जस्ट पहले 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947, जब तक देश आज़ाद नहीं, तब तक के लिए जिस मंत्रिमंडल ने काम किया था, यानी जिस सरकार ने काम किया था, उसमें कौन क्या था ये देखना है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष रहे। कार्यकारी परिषद यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके उपाध्यक्ष, और विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल के ये अध्यक्ष रहे। वल्लभ भाई पटेल के पास में क्या था? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, ये वल्लभ भाई पटेल के पास था। बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालचारी के पास में था शिक्षा मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद के पास में था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। जान मथाई के पास था उद्योगों में आपूर्ति विभाग। CH भाभा खान और बंदरगाह मंत्री। आई चुंदरीगर, ये मुस्लिम लीग के थे, ये वाणिज्य विभाग इनके पास था। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग के थे, विधि विभाग इनके पास था। आसफ अली के पास रेलवे था। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये वित्त विभाग था। अब्दुल रब मुस्लिम लीग के थे, संचार विभाग था। गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के थे, स्वास्थ्य विभाग था। तो इस तरीके से उस समय का मंत्रिमंडल था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की रूपरेखा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। जो नवनिर्मित संविधान है इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। टोटल कितने थे इसमें? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ा करके 12 कर दिया गया है।
पहले 8 थी अनुसूचियाँ। अब देखते हैं स्रोत क्या है। जो हमारा संविधान बना ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसके कौन से प्रावधान कहाँ से किस देश से लिए गए हैं ये देखना है हमको। तो ब्रिटेन से जो लिया गया है, संसदीय शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का उस समय शासन था, तो जो व्यवस्था उस समय चालू थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें से अधिकांश चीज़ों को अपना लिया गया। तो आज जो हमारी संसदीय शासन है, विधि निर्माण की व्यवस्था है, एकल नागरिकता, यानी कि देश की नागरिकता केवल एक रहेगी, कोई चाहे उत्तर प्रदेश का हो या केरला का हो या तमिलनाडु का हो, उसकी नागरिकता अलग अलग नहीं होगी, एक ही नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था, तो ये सब चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में आते हैं कनाडा से। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका में से लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका का तत्व है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, ये सब लिया गया है आयरलैंड से। जर्मनी से आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। ये प्रश्न आते हैं कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य के संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। ये सब बिल्कुल याद रखने हैं। संविधान के भाग, कुछ भाग अनुच्छेद जो जरूरी हैं उनको हम देखते हैं। तो भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें है। इसमें क्या बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण, ये सब बातें इसमें की गई हैं। भाग 2 में नागरिकता है, ये संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता के जो प्रावधान है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 12 तक के ये आर्टिकल्स इसमें हैं। भाग 3 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए हैं कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। भाग 4 ये 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। तो भाग 3 और भाग 4 ये बड़े जरूरी सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। उसके बाद में आता है भाग 4, भाग 4A, अनुच्छेद 51A, ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है। हालांकि ये संविधान में नहीं था, तो 1976 में 42वें संशोधन से इसको जोड़ दिया गया 51A को। भाग 5 में संघ सरकार से ये संबंधित है, भाग 5, और अनुच्छेद इसमें आते हैं 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद। और उसके बाद में आता है भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, भाग 6, ये राज्य सरकार से संबंधित है। यानी राज्य सरकार के बारे में जो भी संविधान में दिया गया है वो 152 से 237 के बीच में, भाग 6 में इसका वर्णन है। भाग 7 में 238 अनुच्छेद आता है, प्रथम अनुच्छेद के भाग बी से जुड़ा है ये।
1956 में 7वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया। तो आज ये भाग 7 जो है निरसित है, कैंसिल है। भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक भाग 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इसमें दिया गया है भाग 8 में, 239 से लेकर 242 तक। जैसे एक अनुच्छेद आता है 239 ए, ये दिल्ली के प्रशासन के बारे में होता है। ऐसे ही अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन भाग 8 में है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों का वर्णन है भाग 9 में। भाग 9 ए में नगर पालिकाओं का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक के, ये अनुच्छेद हैं इसमें। तो भाग 9 पंचायतों के बारे में है, जो गांव में जो पंचायतें बनाई जाती हैं उनके बारे में है कि उनको क्या वित्त देने हैं, कैसे उनकी व्यवस्था करनी है, कैसे उनका चुनाव होना है, कैसे उनमें रिजर्वेशन होगा, ये सब बातें 9 में है। नगर पालिकाओं के बारे में 9 ए भाग में है दिया गया है। ये प्रश्न आते हैं। फिर आता है भाग 11, अनुच्छेद 245 से 63 तक केंद्र राज्य के संबंध, यानी कि इसमें दिया गया है भाग 11 में कि केंद्र और राज्य के कैसे संबंध होंगे। जैसे कोई कार्य अगर केंद्र सौंपता है तो राज्य उसको किस तरीके से करेंगे, और कोई कार्य राज्य केंद्र को देता है तो केंद्र उसको कैसे करेगा। जैसे कोई टैक्स लगाया है कोई केंद्र सरकार ने, तो राज्य सरकार के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से केंद्र राज्य के संबंध का वर्णन है भाग 11 में। भाग 12 में केंद्र राज्य के संबंध तो हैं, यहाँ इसमें दिया नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ। भाग 12 में केंद्र राज्य के संबंध है, लेकिन उसमें जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो बताया गया है। फिर उसके बाद में आता है भाग 15, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, उसमें निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है कि जो हमारा निर्वाचन है वो कैसे होगा, इलेक्शन हमारा कैसे होगा। 324 में जैसे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है अनुच्छेद, तो 324 से लेकर 329 तक। ऐसे ही और अनुच्छेद हैं कि उसमें वोट कौन डाल सकता है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर वाले हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं। ये सारी बातें जो कही गई हैं वो भाग 15 324 से लेकर 329 के बीच में कहा गया है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है 343 से लेकर 351 तक। राजभाषा कैसे कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ये उस समय इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजी बिल्कुल उच्च स्तर के जो कार्यालय थे उसमें लागू थी। हालांकि आज हिंदी का प्रमोशन किया जा रहा है। भाग 18, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये आपात उपबंध हैं, इमरजेंसी। इसमें इमरजेंसी का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से 352 से लेकर 360 तक के जो अनुच्छेद हैं इमरजेंसी किस तरीके से लगाई जा सकती है। एक तो राष्ट्रीय आपात हो गया और वित्तीय आपात हो गया और राष्ट्रपति शासन हो गया 356 के तहत। तो ये 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 आता है संविधान संशोधन। ये ध्यान रखने की बात है, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन हमें करना है तो उसके लिए कौन अनुच्छेद आता है 368, और ये किस भाग में है 20 भाग में है। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण भाग हो गए। फिर आता है संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची 8 शुरू में अनुसूचियां थी, अब इसमें 12 हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक 29 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि 29 राज्य
और 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये कहा गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन सभी अधिकारियों के, कर्मचारियों अधिकारियों के और जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनके बारे में बताया गया है कि किसी का वेतन, जैसे एमपी हो गए, विधायक हो गए, इनके वेतन भत्ते पेंशन ये सब द्वितीय अनुसूची में ये सब बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल को छोड़ करके इनका शपथ प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है तीसरी अनुसूची में, लेकिन इसके अलावा अन्य जो शपथ प्रारूप हैं वो बताए गए हैं। जैसे कोई मिनिस्टर का हो गया तो किस प्रकार से शपथ लेगा, या लोकसभा का स्पीकर हो गया वो कैसे शपथ लेगा, तो ये सब बातें तीसरी अनुसूची में बताई गई हैं। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया, यानी कि जो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, केरला को कितनी सीटें मिलेंगी, मध्य प्रदेश को कितनी मिलेंगी, ये सब चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, कैसे चलेगा प्रशासन, ये पांचवी अनुसूची में कहा गया है। छठी अनुसूची में एक स्पेशली कुछ राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। पांचवी अनुसूची जो थी उसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में छठी अनुसूची में केवल स्पेशल इन्हीं राज्यों के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची में यह कहा गया है, बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां कैसे बांटी जाएगी, यानी कि क्या केंद्र की शक्ति है और क्या राज्य की शक्ति है। इसमें 3 सूचियां हैं, एक तो संघ सूची हो गई, एक राज्य सूची हो गई, एक समवर्ती सूची हो गई। संघ सूची का मतलब है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, राज्य सूची राज्यों के तहत आएगी, समवर्ती सूची पर कानून दोनों केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। शुरू में इसमें केवल 14 भाषाएं थी, अब बाद में जोड़ जोड़ के जैसे मलयालम हो गया, कन्नड़ा हो गया और संस्कृत हो गया और बोडो हो गया, ये सारी जो भाषाएं हैं, ऐसे देश की जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। हिंदी इसमें शामिल है। नवीं अनुसूची, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। नवीं अनुसूची, इसके तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान, एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें दिया गया है 10वीं अनुसूची में, यानी कि कोई अगर एक दल से चुना जाता है और दूसरे दल में चला जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा के प्रावधान है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में 1993 में जोड़ी गई 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में ये 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। इसमें स्थानीय सुशासन के लिए शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय सुशासन है, जो शहर का प्रशासन है, उसमें 18 विषय दिए गए हैं कि वो कैसे कार्य करेंगे। आता है अब संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प
प्रस्तुत किया था उसको ही उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। यानी कि जो आज भारत के संविधान में उद्देशिका है वो जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य संकल्प था वही है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसको संशोधन भी किया गया है। इस उद्देशिका में कब किया गया है? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। तो आज जो हमारी ये उद्देशिका है ये किस प्रकार से है? हम भारत के लोग, इसको बिल्कुल याद रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका है। ये हमारे संविधान, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रियम्बल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल का हमारे प्रियम्बल है। यानी कि इसमें पूरे संविधान में क्या कहा गया है, ये संविधान किस तरीके से होगा, सारी चीज़ों का वर्णन है इसमें। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी कि ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। आते हैं अब संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 1 पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, यह कहा गया है। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। नए राज्य को बनाना है अगर, तो अनुच्छेद 3 में उसके प्रावधान है। इसमें संसद कानून बनाकर राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, पुनर्गठन राज्य का कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश से कोई दूसरा राज्य बनाना है या उत्तर प्रदेश में किसी राज्य की सीमा को मिलाना है, तो इसके लिए अनुच्छेद 3 के तहत ये सब काम केंद्र सरकार यानी संसद, केंद्र सरकार नहीं संसद कर सकती है, और इसके लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के जो रियासतें थी, देसी रियासतें और ब्रिटिश शासित भारतीय प्रांत, इनका विलय कर दिया गया। भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, फजल अली आयोग ने। तो इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा हो गया और महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने। तो जो आज का गुजरात है ये महाराष्ट्र से कट के बना है, ये बंबई से कट के, जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, तो ये बंबई प्रेसिडेंसी के 2 भाग हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी कि 1961 तक दमन और दीव जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। फिर आता है 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो गोवा, दमन, दीव कब जुड़े? 18 दिसंबर 1961 को। ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। 1963 में नागालैंड राज्य बना। फिर आता है पंजाब। 1966 में पंजाब को बांट करके
पंजाब और हरियाणा। पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, हरियाणा में हिंदी। ये 2 राज्य बने 1966 में। फिर आता है 1971 को, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1971 को। उसके बाद में 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी इसके पहले ये पूर्ण राज्य नहीं थे। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल तथा बिहार से झारखंड नए राज्य बनाए गए। तो 2000 में 3-4 राज्य ये बने, जैसे उत्तर प्रदेश से क्या बना, उत्तराखंड या उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड राज्य बना। इस तरीके से 2000 में ये राज्य आए। फिर आता है कि 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना। ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में 2019 को अभी जल्दी में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग होती थी। यहाँ पर अनुच्छेद 370 लागू होता था, जो ये बात करता था कि देश का कानून अगर वो लागू करना चाहे जम्मू कश्मीर की विधानसभा तो लागू करे, अन्यथा वो लागू नहीं भी कर सकती है। तो अधिकांश जो देश की संसद, भारत की जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनते थे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा लागू नहीं करती थी। लेकिन 2019 के बाद में धारा 370 को हटा दिया गया, यानी कि वो अब प्रावधान खत्म हो गया। अब सारे जो कानून है संसद के वो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, इसके पहले नहीं था। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अब बन गए। अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन द्वीप अस्तित्व में आया। वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 28 और 8, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि इसमें कहा गया है कि नागरिकता भारत में किस तरीके से ली जा सकती है। जन्म से एक नागरिकता ले सकता है कोई व्यक्ति, यानी कि अगर भारत में वो जन्म ले ले तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भी भारत में जन्म लेगा भारत की नागरिक माना जाएगा। वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में सम्मिलन पर, तो इस तरीके से भारत की नागरिकता लोगों को मिलती है। जैसे अभी अगर कोई बांग्लादेश का हिस्सा या किसी और देश का हिस्सा अगर भारत में शामिल हो जाए तो जो वहाँ के नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। या पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए कोई आदमी, उसके लिए क्राइटेरियाज हैं कि कितने साल तक भारत में रहना है तब भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर आगे आता है भारतीय नागरिकता का अंत। एक तो नागरिकता मिलने की बात है, सिटीजनशिप, और इसका अंत कैसे होगा? तो या तो वो त्याग दे, जैसे कोई व्यक्ति आज से कहे एप्लीकेशन दे करके कि हम भारत की नागरिकता का त्याग करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। या दूसरे देश की अगर कोई नागरिकता स्वीकार कर ले तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। या सरकार के द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर कोई अनुचित कार्य किया जाए किसी नागरिक के द्वारा जो देश की एकता, अखंडता या देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर अगर कोई प्रश्न करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो कानून के तहत सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। अभी जो हमने बात की थी 370 अनुच्छेद की, उसमें ये कहा गया है, उसी के बारे में इसमें कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को याद रखना है। अभी हमने बात की थी धारा अनुच्छेद 370, इसमें लिखा है अनुच्छेद 370 के प्रावधान अब समाप्त हो गए हैं। ये 370 अनुच्छेद 1952 से लागू था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर, उस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय पाकिस्तान बना था। एक शॉर्ट में हम बता देते हैं।
और जब पाकिस्तान बना था तो वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर ने अलग अपनी स्थिति को बना करके रखा था। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये था कि जम्मू कश्मीर ना भारत में मिल रहा है और ना पाकिस्तान में मिल रहा है। लेकिन थोड़े दिनों में ही पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला करना शुरू कर दिया कश्मीर पर। तो उस समय जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत सरकार से एक संधि किया कि वो भारत में विलय पूरी तरीके से ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो चाहेगा एक इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए कि जब भारत सरकार या जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार ये होगा कि वो ये जो प्रावधान है 370 का वो समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह था कि अगर अनुच्छेद 370 लागू है तो जो भी कानून भारत सरकार के होंगे, यानी कि जो संसद के जो कानून होंगे, अगर उसमें से कुछ जम्मू कश्मीर की विधानसभा लागू करना चाहे तो लागू कर दे और नहीं लागू करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अधिकांश मामलों में जो देश के अंदर जो कानून बनाए जाते थे वो जम्मू कश्मीर अपने यहाँ लागू नहीं करता था, और इसलिए यह एक अलग टाइप की व्यवस्था थी। इसी अलग टाइप की व्यवस्था के कारण से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बहुत ज़्यादा फैले हुए थे और उन पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए 2019 में अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, इसने 370 अनुच्छेद को रद्द कर दिया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर दोनों भारत के अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और एक अनुच्छेद उसमें था 35A, ये भी समाप्त हो गया है। तो ये दो अनुच्छेद हैं, 35A और 370 अनुच्छेद, ये समाप्त हो गए हैं। नागरिकता भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में नागरिकता का वर्णन है। ब्रिटेन के समान भारत में एकल नागरिकता है, जैसे अभी हमने बात की है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं भारत का भी नागरिक हूँ और अमेरिका का भी नागरिक हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है। या तो वो भारत का रहेगा या किसी और देश का रहेगा। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसके लिए पारित किया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें 2019 में कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन ये किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई ये हैं, इनको भारत में अगर ये चाहते हैं तो इनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे ये कुछ राज्य दिए गए हैं, सभी के लिए नहीं है ये। एक तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान। यहाँ से अगर कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई ये अगर भारत में आकर के ये कहता है कि उस देश में उसके साथ में अत्याचार हो रहा है तो भारत में उसको नागरिकता दी जाएगी। कुछ क्राइटेरियाज हैं उसके, 31 दिसंबर 2014 के पहले। और इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में 11 वर्ष तक रहने की शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि जो 5 साल भारत में रहे, पहले था कि 11 साल भारत में रहना जरूरी है, अब यह है कि भारत में 5 साल अगर वो रह चुका है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये संशोधन किया है 2019 में। तो 10 जनवरी 2020 से अधिनियम प्रभावी हो गया है। ये ध्यान रखना है कि नागरिकता का जो संशोधन अधिनियम है ये 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है, लागू है। आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने बात की है कि ये क्या है, जो किसी आदमी के विकास के लिए ज़रूरी हैं। जैसे पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है,
किसी जगह रहने का अधिकार है, ये सब मौलिक अधिकार हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम कहाँ पर रह करके कोई काम करें, या हमें ये कोई नहीं कह सकता है, रोक सकता है कि हम ये वाला काम ना करें। अगर कोई बढ़ई बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, तो उसको कोई रोक नहीं है। ये सारे ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार कहे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं, जो आदमी के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको कहाँ भारतीय संविधान में कहा गया है? भाग 3 में। भाग 3 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद में आते हैं कि ये शुरुआत इसकी कब से हुई मौलिक अधिकारों की। 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने अपने मूल अधिकार के लिए घोषणा पत्र पारित किया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उसी के आधार पर बाद में ये मौलिक अधिकार जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 19(1) से हटाकर 300 का में रख दिया गया है। यानी कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था, ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन किया गया, और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 19(1) से हटा दिया गया और 300 का में रख दिया गया। यानी कि ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति कोई आदमी रख सकता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार अब नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट फंडामेंटल राइट। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार रह गया है। फिर आता है समानता का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट के तहत आते हैं। जैसे अभी हमने बात की है कि समानता का अधिकार है, समान लोगों के अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, बस अनुच्छेद 14 ये कहता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है या कोई किसी जाति का है, या किसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या किसी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, इस आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। जैसे केंद्र सरकार की अगर कोई परीक्षा होती है तो सबको समान अवसर मिलता है कि चाहे जहाँ से जो हो, चाहे जो जाति का हो, वो फॉर्म भर सकता है, परीक्षा क्लियर कर सकता है। अनुच्छेद 16 ये अवसर की समानता कह रहा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत नहीं होगा। किसी आदमी को ये नहीं कह सकते कि आप इस कुएं में पानी मत लो या इस तालाब में मत आना। तो इस तरीके से ये छुआछूत पहले जो होते थे, ये संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत ये इसको बैन कर दिया गया है। अब ऐसा करने पे जुर्म है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है। वो आदमी अगर जाना चाहे तो फंडामेंटल राइट का मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए लड़ाई लड़ सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। हालांकि और भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो 17 अनुच्छेद हो गया छुआछूत। 18 ये उपाधियों का अंत। जैसे किसी को कोई उपाधि दी जाती है, कोई राजा की उपाधि हो गई, महाराजा की उपाधि हो गई, ऐसे उपाधियां अब नहीं दी जाएंगी। इसका इसलिए अंत किया गया क्योंकि इससे लगता है कि कोई आदमी बहुत बड़ा है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, तो वो सब उपाधियां अब नहीं चलेंगी। ये भारत के संविधान लागू होने के बाद की व्यवस्थाएं हैं। पहले होता था जब संविधान अस्तित्व में नहीं था, ताकि सभी आदमी को, किसी को यह ना लगे कि कोई बहुत बड़ा है या कोई बहुत छोटा है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ये फंडामेंटल राइट ये भी है, 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता में क्या आता है? वाक स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को दंडित कर देगी अगर उसकी आलोचना की जाए तो इसमें कुछ आते हैं वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की,
अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, कोई सम्मेलन आप बना सकते हैं शांति से, ऐसा नहीं है कि कोई हथियार लेकर के, संघ बना सकते हैं, कोई ग्रुप आप बना सकते हैं और फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें तमिलनाडु जाना है, हमें केरला जाना है, हमें मध्य प्रदेश जाना है, हमें मुंबई जाना है तो हमारे पे कोई रोक नहीं है, हम जा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भाग में हम निवास कर सकते हैं और ये अनुच्छेद 19 के तहत ये सब बातें कही गई हैं। ये फंडामेंटल राइट है हमारे। फिर है 20 अनुच्छेद, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऐसा नहीं कह सकते हैं सरकार के किसी आदमी को कि उसने अपराध किया है तो वो अपने को वो दोष सिद्धि से बचाने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो कोई प्रमाण दे, वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। तो ये जैसे अपने न्यायालय में सफाई दे सकता है कोई आदमी कि हमने ये अपराध नहीं किया है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 ये बहुत जरूरी है, राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, कि किसी को ऐसे फांसी नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि बिना कानून के किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। तो जीवन जीने का अधिकार है। कोई आदमी अगर ऐसा नहीं होगा कि किसी को रातों रात उठा के उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कोई ना कोई कानून के तहत ही उसको फांसी दी जाएगी। अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जबकि पुराने ज़माने में कहीं होता था कि राजा जब चाहे तब किसी को फांसी पर लटका दे, कोई कानून नहीं। अब ऐसा नहीं है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A या 21 का शिक्षा का अधिकार है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर है 22 अनुच्छेद, ये फंडामेंटल राइट हैं सारे। गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विषय में संरक्षण है। इसमें कहा गया है कि किसी आदमी को बेमतलब का गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद 22 में। इससे पुलिस की कस्टडी में ज़्यादा नहीं किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है। 21 का जो शिक्षा का अधिकार है वो हमने अभी बात किया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। पहले नहीं था ये कि उनको अनिवार्य शिक्षा देनी है और निःशुल्क शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो 6 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना ये सरकार के लिए ये जरूरी है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि ये हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 23 से 24। इसमें आता है 23 में बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है, कि किसी की इच्छा है अगर काम करने की तो काम कर सकता है, अदरवाइज उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 24 इसमें एक आता है जो 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको खान और ऐसे उद्योग जिसमें उनके हाथ पांव कट जाएं या जोखिम भरे कार्य कराने, इसके लिए उन पर रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद 24 जो जोखिम भरे कार्य हैं, ऐसे उद्योग या खान जहाँ पे उनकी मौत हो सकती है, जहाँ पे उनके हाथ पांव कट सकते हैं, ऐसे रोजगार में उनको बच्चों को जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको नहीं लगाया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट है। और 23 अनुच्छेद कहता है कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 2, 23 और 24, ये हो गए। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 तक दिया गया है। 25 अनुच्छेद में कहा गया है किसी आदमी को कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सिख, कोई भी हो, अपने
उस धर्म को का आचरण करे, प्रचार करे, उसका प्रदर्शन करे। जैसे कोई पूजा करता है, कोई मस्जिद में जाता है, कर सकता है, वो अजान करता है। 26 अनुच्छेद ये कहता है धार्मिक क्रियाकलाप के प्रबंध, जैसे मान लीजिए कि रामायण का पाठ हो रहा है, ये कर सकता है, धार्मिक क्रियाकलाप है ये अनुच्छेद 26 में दिया गया है। या कोई भजन कीर्तन कर सकता है, तो इस तरीके से अपना कोई आयोजन कर सकता है, 26 अनुच्छेद में कहा गया। 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म के नाम पे किसी को कोई चंदा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कोई सरकार। ये नहीं कह सकता है कि हज के लिए चंदा दीजिए या राम मंदिर बनने के लिए चंदा दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, अपने मन से जिसको देना हो दे सकता है। किसी धर्म को बढ़ावे देने के लिए कोई सरकार ये मजबूर नहीं कर सकती, यह अनुच्छेद 27 हमारा कहता है। पूर्णतः सरकार के व्यय पर संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। जैसे जो सरकार की जो सरकारी कॉलेज हैं या सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है कि उसमें वेदों का पाठ कराया जाए या कुरान का पाठ कराया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी शिक्षा होगी जो किसी धर्म से संबंधित ना रहे, इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 29-30, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधित कार्य, ये सारे फंडामेंटल राइट हैं। अनुच्छेद 29-30। 29 अनुच्छेद ये कहता है कि जो कोई अल्पसंख्यक है उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जैसे अल्पसंख्यक का मतलब जो कम संख्या में है, मान लीजिए कोई अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं, उनकी संख्या कुल मिला के 1000, 2000, 10,000, 20,000 के आसपास में है, न वो लाख है न करोड़ हैं, तो भी अपनी भाषा को, लिपि को और संस्कृति को बनाए रखने का उनका अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि उनको ये कहा जाए कि तुम हिंदू धर्म अपना लो या तुम मुस्लिम धर्म अपना लो या तुम अपने रीति रिवाज को छोड़ दो। ये गारंटी दी गई है 29 अनुच्छेद में, 29 में। और अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि वे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं अपनी संचालित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं को चला सकते हैं, ये उनका अधिकार होगा अल्पसंख्यकों को। यह अनुच्छेद 30 में कहा गया, आर्टिकल 30 में। फिर आता है एक अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जरूरी है, जैसे अभी हमने जो फंडामेंटल राइट्स की बात की है, ये उसमें हमने बार बार कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये अनुच्छेद 32 में खुद कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिट जारी कर सकता है। जैसे किसी आदमी को गायब कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस एक रिट है। परमादेश, हम ऐसा आदेश करते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, उत्प्रेषण, सर्सियरी, ये सुप्रीम कोर्ट के रिट हैं। इस तरीके से रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट उनका निदान करता है। जैसे अगर किसी आदमी को सरकार या कोई भी संस्था हो, उसको अगर गायब कर दे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर एक हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करेगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस आदमी को बंदी बना रखे हो उसको प्रत्यक्ष सामने लेकर के आओ। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास और भी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये भी रिट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में। कुछ है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। जैसे एक है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस। 1951 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। ये 368 अनुच्छेद में कहा गया। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। कौन से केस में? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ केस में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन का अधिकार देता है 368, इसमें कहा गया कि मूल अधिकार सहित कोई भी भाग में संशोधन कर सकती है कौन? संसद।
ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उसके बाद में एक निर्णय आता है 1967 में, गोलकनाथ बनाम वर्सेस पंजाब केस। 1967 में उसमें निर्णय दिया कि जो पहले निर्णय दिया था उसको पलट दिया और कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपने पुराने निर्णय को पलट दिया। उसका पुराना निर्णय क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस, जिसमें कहा था कि मूल अधिकार में भी संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया और कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 1967 में ये कहा, और ये कहा था 1951 में कि मूल अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। बाद में 1967 में कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद में आता है एक केस, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का केस। 1973 में ये बहुत ज़रूरी केस है, केशवानंद भारती केस। 1973 में ये सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय दिया, कहा कि मूल अधिकार में संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। यानी कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है संविधान का, उसको नहीं बदल सकती है कोई भी संसद। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के अनुसार। जैसे आज अगर कोई कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट संविधान को बदल देगी, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे केशवानंद भारती केस में पहले से बना रखा है क्राइटेरिया कि कोई भी सरकार के टाइम में कोई भी संसद मूल ढांचे को बदल ही नहीं सकती है। तो कोई भी सरकार इसको नहीं ऐसा कर सकती है। मूल ढांचे क्या है, उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि ये मूल ढांचे में आता है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, इसको नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, इसको नहीं छीना जा सकता है। ऐसे ऐसे कुछ और बातें कही गई हैं। तो वो मूल ढांचा है, उसको नहीं बदल सकती है सरकार। छोटे मोटे संशोधन संभव है, केवल मूल संविधान के ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। अयोध्या मामला, मुख्य न्यायाधीश थे उस समय रंजन गोगोई। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले में राम मंदिर के निर्माण और मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि देने का एक निर्णय सुनाया था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। फिर आता है अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे अभी था फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। संविधान के भाग 4 में दिया गया है, और जो फंडामेंटल राइट्स था वो संविधान के भाग 3 में दिया गया था। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये संविधान में ऐसे बातों का उल्लेख है कि सरकार किसी की भी हो, वो किस तरीके से शासन चलाएगी, सरकार किस तरीके से फोकस करेगी अपनी प्रायोरिटीज पर, उसकी बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 36, इसमें राज्य का वही अर्थ है। 36 में कहा गया है कि इसमें राज्य का मतलब है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में कहा गया है, यानी जो संघ की विधायिका है, कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका है, राज्य की कार्यपालिका है, स्थानीय निकाय हैं, ये सब राज्य के तहत आते हैं। राज्य का मतलब है कि जैसे हमारी संसद हो गई, हमारी कार्यपालिका हो गई, यानी कि जो सरकार बनी है, या राज्यों की जो विधायिका हो गई, जैसे विधानसभा उत्तर प्रदेश का हो गया, या उनकी कार्यपालिका हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, और या स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब है जो स्थानीय जिला स्तर का प्रशासन है, उन सबके जो कार्य हैं वो राज्य के तहत माने जाते हैं। अगर हम राज्य की बात समझना चाहें तो ये सब जितने भी बात कहे गए हैं ये सब राज्य होंगे। अनुच्छेद 37,
नीति निर्देशकता तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये कहा गया है। कि जो अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक के जो तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये न्यायालय में इनके लिए कोई नहीं जा सकता। जैसे अभी फंडामेंटल राइट की बात हमने की, इसके लिए न्यायालय में सीधे जाया जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरे कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। लेकिन इनको लागू करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे गरीबी को कम करना या समान अवसर देना, इस तरीके से जो भी बातें हैं वो सरकार का कर्तव्य है कि उसको पूरा करे, लेकिन इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 38, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 38 में ये कहा गया। ये अब आ गया डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं। ये फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग मामला है ये, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं कोई। अनुच्छेद 38 का केवल व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी आय की असमानता दूर करने का प्रयास करेगा, यानी कि कोई आदमी बहुत अमीर ना हो, कोई आदमी बहुत गरीब ना हो, इसका सरकार प्रयास करेगी। जैसे इसके लिए सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं। अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की है। ये 39 अनुच्छेद में है कि अगर समान काम है तो उसको समान पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी आदमी को कम दे दिया जाए, किसी को ज़्यादा दे दिया जाए समान कार्य के लिए। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये ध्यान देने की बात है। सभी को न्याय मिले, यह अनुच्छेद के 39 का में कहा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता मिले, कोई आदमी वकील नहीं कर सकता है तो विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता, उसको वकील सरकार कराएगी किसी मामले में अगर कुछ होता है तो। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, जो ग्राम पंचायत हैं उनके गठन के लिए अनुच्छेद 40 है। 41 है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रोगड़ावस्था आदि की स्थिति में अवसर मजदूरी और जन सहायता का अधिकार। जैसे कोरोना आया था तो सरकार ने मदद की, लोगों को फ्री में राशन दिया, लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया। तो ये क्या है? अनुच्छेद 41, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। इसके लिए अगर सरकार मान लीजिए कि ये ना करती तो उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता था कि हमें फ्री में राशन नहीं दिया गया है। सरकार अगर आज से राशन देना बंद कर दे फ्री में तो कोई कोर्ट में नहीं कह सकता है कि जाके कि सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है, अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है और रोकना चाहे तो रोक सकती है, क्योंकि ये डीपीएसपी के तहत आते हैं। अनुच्छेद 41 में कहा गया है। 42 में कार्य करने की मानवीय दशाएं, प्रसूति दौरान आराम प्राप्त करने का अधिकार। जैसे महिलाओं को जब उन्हें प्रसूति के दौरान जब प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो रेस्ट करें, तो उसके लिए अनुच्छेद 42 के अनुसार उनको लीव देने का अधिकार उनको है कि उन्हें छुट्टी मिल जाए। तो इसके लिए मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश उन्हें दिया जाता है, इसके लिए कानून है। और उसमें भी उनका पैसा नहीं काटा जाएगा, उनका पैसा दिया जाएगा। अनुच्छेद 43, आजीविका, मजदूरी और जीवन को एक बेहतर स्तर का समर्थन, जैसे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों को दिया जा सके, ये अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को हिस्सा लेने का अधिकार भी होगा। ऐसा नहीं है कि मजदूर केवल काम करेंगे, जो कोई उद्योग में अगर मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट में भी उनका हाथ होगा, ये कहा गया है। केवल वो काम करने के लिए ही जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि उसके मैनेजमेंट में भी वो साझेदार रहेंगे। अनुच्छेद 44, एक समान नागरिक संहिता, यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है। यूनिवर्सल सिविल कोड। अनुच्छेद 45, निःशुल्क और मानवीय शिक्षा। अनुच्छेद 44, एक समान नागरिक संहिता, इसका मतलब है कि जो कानून है, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉस, वो सभी के लिए बराबर होंगे। जैसे
मुस्लिम में 3 तलाक का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 3 तलाक कह करके किसी महिला को तलाक दे सकता है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। ऐसे क्रिश्चियन में दफनाने की कुछ अलग प्रक्रिया है, गोद लेने की परंपराएं कुछ अलग हैं। तो इन सबको एक जैसे करने के लिए अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 44, कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सरकार इसके लिए बिल लेके आई है और इसको लागू किया गया है अभी जल्दी में ही। तो एक समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। जैसे प्राथमिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क हो, अनिवार्य हो, ये अनुच्छेद 45 कहता है। ये सरकार का काम है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से बचाना, ये अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47 जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करना, पोषक आहार, जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास। तो अनुच्छेद 47 किसके बारे में है? जन स्वास्थ्य। जैसे शराब पर प्रतिबंध लगाना या कुछ ऐसी चीज़ें, बीड़ी सिगरेट पे प्रतिबंध लगाना, ये जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था करना। कृषि और पशुपालन में इसको बढ़ाना, कृषि और पशुपालन को, अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 का के तहत है पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था करना। जैसे कोई नदी अगर प्रदूषित हो रही है तो उसको साफ सफाई कराना, कोई वन कट रहे हैं तो उनको वन्य जीवों की रक्षा करना और वनों को बचाना, ये सब अनुच्छेद 48 का के तहत संविधान में कहा गया है। ये सरकार का एक दायित्व है। 49 अनुच्छेद ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 49 कहता है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया या राम मंदिर हो गया, ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स टाइप के जो हैं स्मारक हैं, जिनको हमें, जिनकी ऐतिहासिक कुछ महत्ता है, उसको संरक्षण प्रदान करना, ये सरकार का दायित्व है। ये 49 अनुच्छेद में कहा गया है। 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका अपना काम करे और न्यायपालिका अपना काम करे, एक दूसरे के काम में दखल न दें। ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। कार्यपालिका का मतलब सरकार से है, न्यायपालिका का मतलब न्यायालय से है। यानी कि सरकार, मान लीजिए केंद्र की बीजेपी सरकार है, ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे और न्यायपालिका सरकार वाले काम ना करना शुरू करे, तो ये दोनों के काम अलग अलग होने चाहिए। अनुच्छेद 50 कहता है संविधान का। 51 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का काम, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने का काम, ये हमारा अनुच्छेद 51 कहता है। तो इस प्रकार से अगले पार्ट में इसके आगे के भाग देखेंगे।